हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, टीचर ऑफ फिजिक्स एंड वेदांतु। कैसी चली मुझे जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन यार। आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या ही बताऊं मैं यार। टुडेस टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी जगहों पे देखा, पहली बार एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर डिटेल्ड वीडियो इन जनरल नहीं, और क्विक वीडियोस। तो आज हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं जहां पर हर एक एप्लीकेशन गॉस लॉ का हम सीखेंगे, और साथ ही साथ उन एप्लीकेशन से आने वाले जो आपके प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के, सीबीएसई क्लास 12th में, बोर्ड्स के, और साथ ही साथ नीट के सवाल आज हम प्रैक्टिस करेंगे दे धना। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं इन जनरल कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे, तो आप चौंक जाओगे। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम सीखेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है गॉस लॉ की? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करने की जरूरत क्या है, वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले इस पॉइंट पे सीखेंगे कि भाई क्या क्या जरूरत क्या है इसकी। उसके बाद फिर हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ये होगा आपका सबसे पहला एप्लीकेशन। आपके एनसीईआरटी में ये तीसरा एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने इसको पहले एप्लीकेशन में रखा हुआ है बेस्ड ऑन सबसे ज्यादा सवाल किस किस टॉपिक से आते हैं। तो जब मैंने नीट देखा, जब मैंने एनसीईआरटी देखी, जब मैंने 12th बोर्ड्स देखा, तो मुझे क्लियर कट समझ में आ गया था कि भाई इस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और ये सबसे इजीएस्ट डेरिवेशन है आपके। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड फोड़ू नीट पीवाई एकदम फोड़ देंगे भाई एकदम। ठीक है, फिर एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम हमारा सेकंड एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन होगा। उससे ही रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सरप्राइज है, और ये सरप्राइज क्या है, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक डिफरेंट वेरिएशन वाला सवाल पूछा जाता है आपके नीट में और बोर्ड्स में। वो सवाल मैं करवाऊंगा आपको, बहुत बहुत मजा आएगा देखने में, और बहुत ही अच्छा सवाल होगा और अच्छा टॉपिक भी होगा, मतलब एक कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छी टॉपिक होगी। उसके बाद फिर हम वही एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करेंगे, एंड देन फिर हमारा होगा तीसरा एप्लीकेशन आज का, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, और होमवर्क की होगी जय जयकार। ठीक है, तो ये आज के हमारे पूरा सेक्शन है। बहुत इजी टॉपिक है, खामा का मैंने देखा बहुत जगहों पर इसको बहुत डिफिकल्ट बना दिया जाता है। बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको भी इजी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट्स में होमवर्क का जवाब और आज का सेशन कैसा लगा जरूर बता कर जाना। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप पूछोगे सर कितना वक्त जाएगा ये, तो भाई ये मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, विद ऑल दिस क्वेश्चंस इंक्लूडेड, विद ऑल द डेरिवेशन जो आपके बोर्ड्स में और आपके प्रैक्टिस पेपर्स में आएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आ जाओ भाई साहब। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ कि भाई गॉस लॉ का एप्लीकेशन समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गॉसियन सरफेस के बारे में आप थोड़ा सा और सीखो। गॉसियन सरफेस के बारे में आपने पिछले सेशन में भी सीखा था। गॉस लॉ जो हमने लिया था सेशन, वहां पे मैंने आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस होता क्या है ना। मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि भाई यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, क्या पर मैंने रख दिया है। अब इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, यह आप कैसे बताओगे? कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो आप कैसे बताओगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला होता है 5 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। या तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये बोलोगे आप, है ना, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कॉस थीटा, है ना, यही बोलोगे। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? यहां पर सर एक चार्ज, पॉइंट चार्ज है, यहां पर मैं कैसे बनाऊंगा? यहां पर तो कोई एरिया नहीं है। पॉइंट का एक एरिया क्या होता है सर? पता ही नहीं, है ना। एरिया वेक्टर बनाने के लिए यहां पर पॉइंट रखा हुआ है। एरिया बनता है कम से कम 2D ऑब्जेक्ट्स का या तो 3D ऑब्जेक्ट्स का। हाउ डू वी फाइंड आउट एन एरिया ऑफ अ पॉइंट? वी डू नॉट। तो हम क्या करते हैं, हम इस चार्ज के अक्रॉस एक बेसिक तरीके से हम एक सरफेस बनाते हैं, इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं, एक स्फीयर जैसे, जिसका हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस, है ना। फिर इस गॉसियन सरफेस में हम कहते हैं कि काम करो यार, अब तो मेरा स्फीयर बन गया, अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है स्फीयर के अक्रॉस। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डाल दिया और इस स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। बात खत्म, मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बाहर आ जाती है। ये होता है ना गॉसियन सरफेस। इसकी जरूरत होती है गॉस लॉ की, इसकी जरूरत होती है गॉसियन सरफेस की, है कि नहीं? लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि यार ये गॉसियन सरफेस स्फीयर क्यों बनाना? स्फीयर क्यों बनाना ब्रो? हम ना एक काम करते हैं, हम एक क्यूबॉइड बना देते हैं। ठीक है, एक क्यूबॉइड कि आपको स्फीयर ही बनाना है। यार यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया, क्यों ना मैं ऐसा एक सरफेस बना दूं और उसको मैं बोल दूं गॉसियन सरफेस, है ना।
यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया, मैं यहाँ पर एक स्टार बना देता हूँ यार, है ना, मैं यहाँ पर एक स्टार बना देता हूँ, और ये स्टार से स्टार फिश लग रहा है, अमीबा लग रहा है वैसे, है ना, ये बना देता हूं मैं यार, ये बन गया गॉसियन सरफेस। नहीं, गॉसियन सरफेस बनाने के भी अपने रूल्स होते हैं, और आज हम उन्हीं रूल्स को पहले समझेंगे, फिर हम डेरिवेशन करेंगे कि ऐसे ही कोई गॉसियन सरफेस आप बना नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो गॉसियन सरफेस बनाना कैसे और किस बेसिस में बनाना है, इसको पूरे ध्यान से देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबका ध्यान यहां पर होगा, सबका ध्यान यहां पर होगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तो समझ लिया यहां पर आपके पॉइंट सरफेस का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूं आपके लिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपने गॉसियन सरफेस बना दिया, तो आपका, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर बिकम्स द परफेक्ट गॉसियन सरफेस। व्हाई सर, व्हाई नॉट ए क्यूब? क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाने के दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स क्या है, इन रूल्स को आपको स्पेशली नोट डाउन करना है। तो सारे बच्चे अब नोटबुक और पेन निकाल कर लिखिए कि रूल्स क्या है। ठीक है, सबसे पहला रूल ये होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इस गॉसियन सरफेस के बाहर आ रहा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। बात क्लियर हुआ? तो अगर ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से जब मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा, ऐसे देखो, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर आएगा ऐसे पॉइंट चार्ज से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, है ना, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए, और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। ये सेंटर पर रखा हुआ है मेरा, सेंटर से मैंने एक लाइन मार दी तो इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर पड़ती है ना। अगर एक सर्कल है और सर्कल में सेंटर से मैंने लाइन मार दी तो ये क्या बन जाता है, ये रेडियस बन जाता है ना। तो रेडियस ऑलवेज मेक्स अ परपेंडिकुलर लाइन, ऑलवेज मेक्स अ परपेंडिकुलर टू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल और द पेरीमीटर ऑफ द स्फीयर, है ना। तो इसी वजह से जो पहला पॉइंट है ये एग्री होता है, यहां पर ये ओबे होता है, ये लॉ इज ओबेड हियर। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो पहला रूल क्या है, जब भी आप कोई गॉसियन सरफेस बनाओगे, कोई भी टाइप का बना दो, कैसा ही बना दो, कोई भी शेप बना दो, लेकिन जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो गॉसियन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा रूल ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी must be equal at all points on the Gaussian surface। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये पॉइंट चार्ज से ये जो मेरा स्फीयर का पेरीमीटर है, मान लो मैंने मल्टीपल पॉइंट्स बना दिए, ठीक है, मैंने यहां पर मल्टीपल पॉइंट्स बना दिया, एक है, ये दो है, ये तीन है, 4 5 6 7 8, ऐसे मैंने 8 डिफरेंट पॉइंट्स बना दिए। और इन 8 पॉइंट्स पे मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ। तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे, है ना, KQ/R²। आपने फॉर्मूला लगाया KQ/R², तो फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। यहां पर हर एक पॉइंट के लिए सेम है, ठीक, K तो एक कांस्टेंट ही होती है 1/4πε0, वो भी सेम है। अब R की वैल्यू अगर आप देखोगे, हर पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पे है, वो पेरीमीटर पे है, तो से पेरीमीटर तक का डिस्टेंस R ही होगा सबके लिए R होगा, किसी एक के लिए R, एक के लिए 2R नहीं होगा, सबके लिए R होगा। तो यानी कि हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल, बिकॉज K, Q and R, all of them are equal for every single point. That is why the Gaussian surface, the spherical Gaussian surface is absolutely apt for your point charge, क्योंकि ये दोनों रूल्स वहां पे फॉलो होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, वो भी हर एक पॉइंट पे इक्वल है ऑन दिस गॉसियन सरफेस। समझ में आ गई बात कि कैसे गॉसियन सरफेस बनाया जाता है? ये दो रूल्स को हमें हमेशा फॉलो करना है। तो चलो मान लिया भाई, तो पॉइंट चार्ज के लिए तो आपने बता दिया सर, तो
के लिए आपने बता दिया है कि क्या बनना चाहिए, स्पीयर बनना चाहिए, है ना। गॉसियन सरफेस को मैं जीएस लिखता हूं, गॉसियन सरफेस शुड बी स्फेरिकल। अब मैं चाहता हूं आप थोड़ा दिमाग लगाओ और दिमाग लगाकर मुझे बताओ कि अगर मेरा जो, ठीक है, अगर मेरा जो सरफेस है वो अगर एक लाइन चार्ज है, पॉइंट नहीं है, वो एक लाइन चार्ज है, ठीक है, तो इस लाइन चार्ज के अक्रॉस अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है तो मेरा गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए। और ये जो लाइन चार्ज है ये इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज है, यानी कि नीचे की तरफ ऐसे और ऊपर इन्फिनाइट है, ये कहां तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा, ऊपर भी नीचे भी इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इस इन्फिनाइट लाइन चार्ज के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मेरा गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए। सोचिए, दिमाग लगाइए, मुझे बताइए क्या होना चाहिए इस, क्या शेप लगता है, स्फीयर बना दे यार, स्फीयर बनाएंगे तो ये पॉइंट थोड़ी है। तो अगर मैं यहां पर एक स्फीयर बना, मान लो कि मैंने यहां पर एक स्फीयर बना दिया, ठीक है, मैंने यहां पर एक स्फीयर बना दिया। अब इस पॉइंट, इस यहां पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू यहां पर ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहां पर जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर वो तो कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल एट ऑल पॉइंट्स, डिफरेंट, है ना। यहां पर इस पॉइंट के लिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से सब जगह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है डिफरेंट 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 है। तो मैं यहां स्फीयर तो नहीं बना सकता। तो क्या बनाओ बच्चों, आप बताइए तो मैं क्या बनाऊं, जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सब सोचो, सब सोचो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या बनेगा, यहां पर सिलेंडर बनेगा, है ना। क्या बनेगा, वेरी गुड। तो मैं यहां पर इस लाइन चार्ज का गॉसियन सरफेस एक बहुत ही प्यारा सा सिलेंडर बना सकता हूं, ठीक है। मुझे यहां पर जो इसके ऊपर सरफेस पे हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट चार्ज है, ये ऊपर की तरफ इंफिनिटी तक जा रहा है लाइन चार्ज, तो मुझे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला भी जो लाइन चार्ज है वो इंफिनिटी तक जाता है, तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स नीचे की तरफ भी निकाल नहीं सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी अबव एंड बिलो फॉर मी टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज इज गोइंग टिल इंफिनिटी। बट जो इसका इर्द गिर्द है, जो इसके साइडवेज है, इस बेसिक सेंस में आपका जो ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मुझे हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देगा भाई, इक्वल, है ना। अगर मान लो कि यहां पर मैंने एक सिलेंडर रख दिया है, ठीक है, अगर मैंने यहां पर एक सिलेंडर रख दिया है तो मैं करके दिखाता हूं आपको, सो दैट यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। सब लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, यहां पर ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ये आपका लाइन चार्ज है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपका लाइन चार्ज है। तो आपका जो लाइन चार्ज है, यहां से करके दिखाता हूं, ठीक है, सिलेंडर के अंदर ये लाइन चार्ज है, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो देखो लाइन चार्ज सेंटर में, तो लाइन चार्ज से जो आपका सिलेंडर है हर एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे, हर एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे, तो वहां पर भी मेरा क्यू सेम है, मेरे लाइन चार्ज पे क्यू सेम है। अगर मैं इस पॉइंट का निकाल रहा हूं तो मेरा क्यू सेम है भाई, ये या इस पॉइंट पे मेरा क्यू सेम है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हर एक पॉइंट के लिए सेम है, और के तो सेम ही है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और उसके अलावा अगर मैं एक सिलेंडर के अंदर से उसके सेंटर से अगर मैं एक लाइन मारता हूं, अगर उस सेंटर से एक लाइन मारता हूं उसके पेरीमीटर की तरफ, तो आपको तो क्लियरली ऐसे लगेगा ना कि भाई मैं एक सर्कल पे लाइन मार रहा हूं। सर्कल के सेंटर से अगर मैं एक लाइन मारूंगा तो बेसिकली रेडियस बन जाएगी। तो एवरी लाइन आई मेक कमिंग आउट ऑफ दिस लीनियर चार्ज वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। तो पहला लॉ भी यहां पर पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, ओबे होता है। तो दोनों रूल्स यहां पर भी ओबे हो रहे हैं। सो फॉर अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा आपका प्यारा सा सिलेंडर, है कि नहीं? क्लियर हो गया? मजा आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सर अब तो लाइन बता दिया आपने, पॉइंट बता दिया, अब बचता है आपका प्लेन, है ना। पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, अब क्या बच रहा है, अब बचेगा आपका प्लेन, ठीक है। तो जल्दी से प्लेन का भी बना देते हैं हमारे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्लेन का तो और भी इंटरेस्टिंग है। तो मान लीजिए आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी वो लाइन नहीं, वो एक प्लेन है, ऐसा प्लेन है।
इस प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे इक्वल अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज मैंने बिठा दी है। अब इस यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लेन का मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालूंगा? इसके लिए कोई सरफेस बनाना पड़ेगा। अगेन वही जाहिर सी बात है, मैं यहां पर एक स्फीयर नहीं बना सकता। वही सेम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन चार्ज, यहां वहां से अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा मेरे सरफेस से, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आ जाएंगी। मैं यहाँ पर क्यूब नहीं बना सकता, बट डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं बेसिकली एक बहुत, और ये भी देखो बेटा ये इनफाइनाइट है, ये आपका जो प्लेन शीट है वो भी सिर्फ एक फाइनाइट प्लेन नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई इस प्लेन शीट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, नहीं, ये इन्फिनिटी तक बैठा है। ये इतना बड़ा है ना, मेरे बोर्ड से भी ज्यादा बड़ा एक प्लेन शीट है, इन्फिनाइट साइज का है वो, जिसको मैं पूरा बंद नहीं कर सकता हूं। मैं बस उसके एक पार्ट को क्लोज कर सकता हूं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है वो जानने के लिए। तो मेरे पास यहां पर दो तरीके हैं, या तो मैं यहां पर एक सिलेंडर बना दूं, या तो फिर मैं यहां पर एक क्यूबॉइड बना सकता हूं। ठीक है, या तो मैं सिलेंडर बना दूं या तो क्यूबॉइड बना दूं, दोनों एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। यहां से आपका जो है सिलेंडर आएगा और सिलेंडर यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओके। और यहां पर भी आपके समझ लो सिलेंडर ऐसे आर पार हो रहे हैं ऐसे। ओके, बढ़िया। अब मैं कैसे निकालूंगा सर यहां पर? अरे ऑफ कोर्स ही बात है यार, यहां पर अगर मैं देखूंगा जो इस प्लेन शीट से जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस प्लेन शीट से जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे होगी? यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो मेरे इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होगी। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो मेरे इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होगी, अगेन परपेंडिकुलर होगी। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे इस तरफ आएगी वो हमारे इस सर्कल के लिए परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर होगी। तो पहला लॉ खत्म। दूसरा, क्योंकि मैंने इस प्लेन शीट को सिलेंडर के सेंटर में रखा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी तो इक्वल होगी। सो फॉर अ प्लेन शीट, माय डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स, फॉर अ प्लेन योर गॉसियन सरफेस इज ईदर अ सिलेंडर और अ क्यूबॉइड, बोथ विल गिव यू द सेम सेंस। मतलब मान लो कि भाई ये सरफेस क्यूबॉइड का बना दिया मैंने, है ना। क्यूबॉइड मतलब ऐसे मैंने ऐसे क्यूबॉइड बना दिया है, ठीक है, और आपने उसके बीच में यहां पर प्लेन शीट रखी हुई है, तब भी बात सेम होगा, इधर अ क्यूबॉइड और सिलेंडर, मेक सेंस परफेक्टली। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो, लेकिन हम सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी सिलेंडर ही सजेस्टेड है। नहीं, आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली क्यूबॉइड बना हुआ है तो आप क्यूबॉइड वहां से देख सकते हो, लेकिन जो भी आपके सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सिलेंडर के बेसिस बनेंगे। इसमें मैंने सिलेंडर बता दिया, डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं होगा। जब इसका डेरिवेशन हम करेंगे आज तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आपको करना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दो चीजें, मैं समराइज कर लेता हूं जल्दी से, कि एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कौन सा और कैसा बनना चाहिए। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हमेशा स्फेरिकल होता है। दूसरा आपने समझ लिया कि एक लाइन चार्ज का फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, सिलेंडर बन गया आपका। फिर तीसरा जो हमने सीखा वो ये था कि एक प्लेन के लिए गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर या तो एक क्यूबॉइड होता है, और ये क्यों होता है वो भी हमने समझ लिया। जो दो बेसिक रूल्स है जो हमें फॉलो करने गॉसियन सरफेस बनाते वक्त वो ये है कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस, और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब इसी के बेसिस में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा डेरिवेशन करते हैं। तो कितना वक्त हो गया? 15-20 मिनट हो गए। तो 20 मिनट में आपने कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं टू दी एप्लीकेशंस। पहला, सबसे पहला एप्लीकेशन जो बहुत मजा आएगा आपको, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब ये क्या सर जी, स्फेरिकल शेल कहां से आ गया? ये सब क्या है यार? 11th में खुश बिल्कुल नहीं थे, 12th में तो और भी खुश नहीं है, 10th ही सबसे बेस्ट है ना बच्चों? ऐसा दिल करता होगा आपका, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पर देखो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक शेल है, एक स्फेरिकल शेल है, यानी कि एक अंगूठी जैसे, एक चूड़ी जैसे, ठीक है, एक बैंगल जैसे, और इस शेल के ऊपर हमारे चार्जेस हैं। इस शेल के ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, शेल के ऊपर है, शेल के अंदर नहीं है, शेल के ऊपर है। और मान लेते हैं कि भाई हमारा जो ये शेल का रेडियस है वो मान लो कि भाई आपका आर है, ठीक है, रेडियस ऑफ द शेल इज आर। अब इस शेल के
अंदर और बाहर दोनों एरियाज पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अंदर और बाहर दोनों एरियाज पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। और जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे साथ ही साथ हम ये एक रिलेशनशिप भी पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपके नीट और बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है व्हेन इट कम्स डाउन टू अ शेल, अ स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि भाई हमारा जो प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा इनसाइड द शेल है, इनसाइड द शेल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द शेल निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेल के अंदर निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहला स्टेप हमेशा यही होगा कि मैं भाई इनसाइड द शेल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, इनसाइड द शेल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। तो ये भाई मेरा एक स्फेरिकल शेल है, तो मेरा क्या गॉसियन सरफेस बनाने का सेंस बनाता है? स्फेरिकल ही है ना। तो मैंने यहाँ पे इस शेल के अंदर एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, क्या है भाई वो गॉसियन सरफेस में बना दिया? कूल है। अब मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया इनसाइड द शेल, क्या उसके अंदर कोई चार्ज है? हैज दिस गॉसियन सरफेस एनक्लोज्ड एनी चार्ज इनसाइड इट? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज 0, है कि नहीं? और हमारा गॉस लॉ क्या कहता है? हमारा गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही कहता है हमारा गॉस लॉ, है ना भाई। चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर 0 है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0, है कि नहीं? सो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इक्वल टू 0। सब नोट डाउन करेंगे इसे कि एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है क्योंकि भाई उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज तो शेल के ऊपर है ना, अंदर थोड़ी है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसका रेस्पेक्टिव में डायग्राम बनाता हूं तो कैसे बनेगा? मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है। कब? जब मेरा गॉसियन सरफेस इनसाइड की बात होती है। और जैसे मैं शेल के ऊपर आता हूं तो वहां पर तो चार्जेस है, तो ठग से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है, ठग से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि भाई अब तो मेरा चार्ज आ गया ना वहां पर, तो जहां पर चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटपुट फील्ड होगी, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ट फील्ड होगी। तो जैसे मैं शेल के ऊपर पहुंचा, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑन दी शेल। ऑन दी शेल क्या हुआ? मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड ठग से बढ़ गए, है कि नहीं? बढ़िया। अब बात आती है कि सर आउटसाइड दी शेल क्या हो रहा है, बताइए आउटसाइड दी शेल कितना है? चलो करते हैं, आराम से करते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखूं आउटसाइड दी शेल, कैसे करेंगे? आउटसाइड दी शेल कैसे करेंगे? बहुत 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 सिंपल, एकदम ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेना। अब दोबारा बात वहां पर ये आएगी कि सर अगर आउटसाइड दी शेल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यार भाई गॉसियन सरफेस बनाओ। ठीक है, मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई मुझे इस पॉइंट P पे मुझे चाहिए कि भाई कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, आउटसाइड दी शेल उस पॉइंट P पे मेरे को चाहिए कि कितना हमारा फ्लक्स है। ठीक है, अब इस शेल के सेंटर से इस शेल के सेंटर से मेरा जो पॉइंट P तक का डिस्टेंस है उसको मान लेता हूं मैं ये स्मॉल r। ठीक है, अब इस सेंटर से जो आपकी जो इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे इस पॉइंट P पे हम जानते हैं बहुत ही क्लियरली कि कैसे दिखेगी। वो इस पॉइंट P पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखेगी, आपके सीधा रेडियली आउटपुट होता है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। और इस पॉइंट पे अगर मैं एक छोटा सा एरिया अज्यूम करता हूं तो मान लीजिए मेरा छोटा सा एरिया ds है, और इस पूरे सरफेस के लिए अगर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया तो आपका ds वेक्टर भी उसी सेम एंगल पे उसी सेम एरो मार्क को फॉलो करेगा, है ना, है कि नहीं? एक स्फीयर में अगर मैंने छोटा सा टेंजेंट बना दिया तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर आपका एरिया वेक्टर होगा, तो आपका एरिया वेक्टर वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो वहां पर एक छोटा सा एरिया मैंने ले लिया ds और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से निकल रही है E। ठीक है, तो मेरा यहां पर आउटसाइड द शेल के कॉन्सेप्ट में फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? वो होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये होती है ना। यहां पर
ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह कॉमन है, वो कांस्टेंट है, तो ई बाहर आ जाएगा और इन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अगर मैं डीएस वेक्टर को इंटीग्रेट कर भी देता हूं तो 5 विल बी इक्वल टू ई एस। सर कॉस थीटा कहां गया भाई? यहां पर आपका डीएस वेक्टर और ई वेक्टर दोनों का डायरेक्शन एक ही है, दोनों पैरेलल एक दूसरे से, थीटा इज इक्वल टू 0। सो थीटा 0 है तो cos 0 1 होता है, तो यहां पर ई एस cos थीटा की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी सोच रहे हो सर आपने ds क्यों लिया, dA क्यों नहीं लिया, आप यहां पर dA भी ले सकते हो, ds भी ले सकते हो। ds मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में ds लिखा हुआ है, ताकि जब आप एनसीईआरटी के साथ पढ़ाई करोगे तो शायद आपको कंफ्यूजन ना, इसलिए मैंने ds ले हुआ। आप a भी ले सकते हो, वहां da लिख दो तो यहां पर ea बन जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, जो मैंने सेशन की शुरुआत में आपको रिवाइज करवा दिया था। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ फ्रॉम गॉस लॉ हम क्या जानते हैं? फ्रॉम गॉस लॉ हम जानते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी तो है ना, गॉस लॉ का भाई फॉर्मूला हम जानते हैं। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब भाई पहला भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, दूसरा भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हमारा इक्वेटिंग 1 and 2। व्हाट डू यू गेट? लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया मेरा ई एस और मेरा राइट हैंड साइड पे आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मेरा एस अगर नीचे यहां पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू क्यू बाई एस एप्सिलॉन नॉट। और ये एस क्या है? एस इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। और क्या भाई एरिया हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर है ना। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सो माई ई वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये मेरा ई का फॉर्मूला हो जाता है, जो आपको अभी नोट डाउन करना है। सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। आपका ई का फॉर्मूला क्या होता है? आउटसाइड द शेल इट इज क्यू अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट। एस क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने एप्सिलॉन नॉट को और 4 पाई को साथ में लिख दिया, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो एक पॉइंट चार्ज का ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। हमने इसके पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा तो हमने क्या सीखा था? यहीं पे हमने वही लिखा हुआ है। कहां लिख गया भाई? सबसे पहले लिखा था ना हमने कहीं पे, यहां लिखा देखो, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है। यही एग्जैक्टली वही चीज होती है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि आपका जो एक शेल होता है, उस शेल को, स्फेरिकल शेल को आप एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। इसका मतलब यही होता है कि नहीं? पॉइंट चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक शेल के लिए भी आपका फॉर्मूला क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको यहां पर क्या इससे समझ में क्या आया? इससे आपको समझ में ये आया कि योर spherical shell can be considered as a point charge, क्योंकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही यहां पर लगाया जा रहा है, सिंस E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो शेल आ गया, सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बात खत्म कर देना। ठीक है ना, हो गया। तो आउटसाइड द शेल इनसाइड द शेल हो गई। हाँ, ग्राफ बच गया हमारा। ग्राफ क्या करेंगे सर? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, लेकिन लीनियरली नहीं। मतलब यहां से मैं सीधा लाइन नहीं मार सकता, लीनियरली कम नहीं हो रहा है, वहां पर आर स्क्वायर है, तो एज अ पैराबोला वो कम हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका नेगेटिव स्लोप ऐसे आना चाहिए, लीनियर नहीं आना चाहिए। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता, सिंपल आर होता, तो वो लीनियरली कम होता, लेकिन आर स्क्वायर है तो वो ऐसे कम होगा। सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड रिड्यूस डाउन विद डिस्टेंस लाइक दिस, एंड दिस हैपेंस आउटसाइड द शेल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? पहला डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बेसिस में कुछ अमेजिंग से न्यूमेरिकल्स करते हैं, और उसके बाद फिर हम बाकी डेरिवेशंस को भी करेंगे आराम से। ठीक है बेटा, चले फिर आगे चले। चलो आ जाओ सब लोग। तो अब इसके आगे जो भी डेरिवेशंस होंगे ना, वो डेरिवेशंस यहां तक सेम होंगे। प्लीज नोट डाउन कर लो। इसके आगे जो बाकी दो डेरिवेशंस हैं वो यहां से यहां तक सेम होंगे। सब में मैं यही बोलूंगा, हाँ फ्रॉम डेफिनेशन फाई इज दिस, ओके ऐसा आ गया, ठीक है खत्म। फ्रॉम गॉस लॉ फाई इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट करो, यहां तक सारे डेरिवेशन सेम है।
इसके बाद जो भी आप s की वैल्यू डालोगे बात उस पर डिपेंड करेगी। बस ठीक है, कूल है, बढ़िया। चल अब आगे बढ़ते हैं गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो नोट डाउन कर लेना, सबने डेरिवेशन नोट डाउन कर लिया। अब चलो बहुत ही एक फोडू नीट पीवाईक्यू करते हैं, देखते हैं कि आपको जवाब मिलता है कि नहीं इस सवाल का। 2019 का सवाल है ये, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी सवाल, ग्राफ के ऊपर देख लो। अ हॉलो मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस, हॉलो मेटल स्पीयर यानी कि हॉलो स्फेरिकल रिंग, एक ही बात होगी। अ हॉलो मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्पीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। देखो E और R के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो हमें क्या, हमें बहुत क्लियरली पता है कि भाई इनसाइड द शेल, यानी कि जब आपका, हमें बहुत क्लियरली पता है जब आपकी ये जो r की वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है, अगर वो ये मैं r मान लेता हूं, अगर ये r मैं मान लेता हूं, तो आपके इस r यानी कि आपके स्फेरिकल शेल के r से जब छोटा होता है आपका ये r, यानी कि छोटा r जब आपके कैपिटल R से छोटा होता है, तो इनसाइड द शेल में आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना। तो इनसाइड द शेल में मैंने गॉसियन सरफेस बनाया जिसका रेडियस है ये छोटा r, और ये जो कैपिटल R है वो आपके स्फेरिकल शेल का रेडियस है। तो यानी कि जब गॉसियन सरफेस आपके स्फेरिकल शेल से छोटा होता है तो आप इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, है कि नहीं। तो वहां पर आपके R की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। फिर जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे छोटू R की वैल्यू गॉसियन सरफेस बढ़ती जाएगी, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी R की वैल्यू, छोटू R की वैल्यू बड़े R की वैल्यू से बड़ी 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 होती जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम 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 होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है कि नहीं। तो यहां पर यही पूछा गया है कि अगर मेरी स्मॉल r की वैल्यू आपके कैपिटल R की वैल्यू से छोटी है, यानी कि योर गॉसियन सरफेस इज इनसाइड द स्फीयर, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और अगर मेरी क्या कहते हैं गॉसियन सरफेस के रेडियस का जो रेडियस है वो आपके स्फेरिकल शेल के रेडियस से ज्यादा है, तो आप गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेल के बाहर बना रहे हो, आउटसाइड बना रहे हो, और वहां पे हमें पता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड डिक्रीज, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ग्राफ में हमने यही देखा, ठीक है। तो अब पढ़ लो कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए कहता है 0 एज R इंक्रीजेस फॉर R लेस देन R, डिक्रीज एज R इंक्रीजेस फॉर R ग्रेटर देन R। ये पहला वाला ऑप्शन ही सही लग रहा है मुझे, कि पहले आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, और उसके बाद जैसे जैसे R बढ़ता जाता है लेकिन R लेस देन R है तब तक ये 0 रहेगा, और उसके बाद जैसे से R बढ़ता जाएगा, R ग्रेटर देन R होते जाएगा, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी। तो ऑप्शन ए मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। बी भी पढ़ लेते हैं, 0 एज R इंक्रीजेस फॉर R लेस देन R, ठीक है। इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड डिक्रीज एज R इंक्रीजेस R ग्रेटर देन R, तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। सी देख लेते हैं, डिक्रीजेस नहीं, 0 है, इंक्रीजेस नहीं 0 है, शुरुआत 0 से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट। तो 2019 का बहुत ही अच्छा सवाल है ये, वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड था, इससे मैंने आपको ग्राफ भी सिखाया, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी मैंने एप्लीकेशन गॉस लॉ में देखा कि बहुत सारी वीडियोस में ग्राफ समझाया नहीं जा रहा है, लेकिन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट फोडो नीट पीवाईक्यू 2015 का सवाल है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, यानी कि यहां पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड होता है ना, ठीक है। एंड इज गिवन बाय, ई की वैल्यू भी दी गई है कि भाई ई की वैल्यू जो है वो कैपिटल ए इंटू आर है, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। अच्छा, तो हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस स्फीयर बना भी लिया है, और बताया जा रहा है कि भाई वही डिस्टेंस आर है, ठीक है, परफेक्ट है। अ चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस अल्फा सेंटर्ड एट द, तो आर की वैल्यू भी दी गई कि भाई आर इज इक्वल टू अल्फा, आर इज इक्वल टू अल्फा, तो आपकी ई इज इक्वल टू ए अल्फा हो गया, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस। अच्छा, तो आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो ये अगेन क्या हो गया भाई, अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस अल्फा सेंटर्ड द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय, तो आपको चार्ज निकालनी है। और ये गॉसियन सरफेस जो है आपका, जो पहला हमने कॉन्सेप्ट लिया था KQ अपन R स्क्वायर, क्योंकि हम इस पॉइंट चार्ज को अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट P पे मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट P पे में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक सा फॉर्मूला होगा KQ अपन R स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है ना बेटा। अब मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू निकालनी है, चार्ज कंटेंट इन अ स्फीयर निकालना है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। सो मेरी Q की वैल्यू हो जाएगी E इंटू आर स्क्वायर अपॉन K, है ना। सो Q विल बी इक्वल टू, मेरी E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू A इंटू अल्फा है,
तो a इंटू अल्फा आर स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई मेरी k की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, हाँ अच्छा एक चीज तो मैं ये हो गया ना कि भाई ये r क्या है, r की वैल्यू अल्फा ही है ना, r की वैल्यू अल्फा ही है, बट ठीक है k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो q विल बी इक्वल टू अल्फा और r इक्वल है, सिंस r इज इक्वल टू अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका a अल्फा क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाती है आपकी q की वैल्यू a अल्फा क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं कि आपके ऑप्शंस में है कि नहीं है, और आपके ऑप्शंस में एप्सिलॉन नॉट a अल्फा क्यूब नहीं, इसमें दोनों में 4 पाई नहीं है, इसमें 4 पाई है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a अल्फा क्यूब, ये ऑप्शन डी वाला बन जाता है, b a और c नहीं लगता है मुझे, ठीक है। इजी सवाल, सीधा फॉर्मूला लगाया जवाब आ गया, सीधा फॉर्मूला लगाया जवाब आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ योर स्फेरिकल शेल आपको क्या याद रखना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इनसाइड द शेल तो जीरो होती है, तो बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट सवाल, अगेन अ डिफरेंट फोडो नीट पी बाई क्यू फ्रॉम 2020। ओहो क्या है, A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 into 10 पर -7 कूलम। अच्छा स्पेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, तो स्फीयर है, सॉरी स्फीयर कंडक्टर ही है, मेरी गलती। इसका जो रेडियस है बताया जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, रेडियस ऑफ स्फीयर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो चार्ज रखी हुई है उस Q की वैल्यू है 3.2 into 10 पर -7 कूलम distributed uniformly. What is the magnitude of electric field? What is the magnitude of electric field? Electric field की वैल्यू निकालनी है at a point 15 सेंटीमीटर from the center of the sphere, ठीक है। तो यानी कि 15 सेंटीमीटर दूर from the center of the sphere, ये हो जाएगा आपकी R की वैल्यू, 15 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट P पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। अब ये जो 15 सेंटीमीटर बोला जा रहा है ना, इस पे ध्यान जरूर देना, हो सकता है कि आपको पूछेगा कि भाई फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो आप क्या करोगे भाई, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका जो स्फीयर है, उस स्फीयर का ही रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, और अगर आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 5 सेंटीमीटर में फाइंड करो, तो फिर आप इनसाइड द स्फीयर चले जाओगे, और फिर इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। तो वो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, कभी उस बेसिक कॉन्सेप्ट से खेलना मत, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर तो सिंपल सवाल आ गया आपके सामने, सो E विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, E निकालनी है ना, बहुत इजी हो गया फिर तो, ये सारे वैल्यूज आपके पास है। और K की वैल्यू क्या है, जिनको याद है 9 × 10 पर 9 आपकी K की वैल्यू होती है, सबको पता है। Q की वैल्यू क्या होती है बेटा, K कांस्टेंट है ना, K कांस्टेंट है, 9 × 10 पर 9 इसकी वैल्यू होती है, जिनको नहीं पता नोट डाउन करें। Q यहाँ पर कितनी दी हुई है, 3.2 × 10 पर -7, 3.2 × 10 पर -7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम आर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.15 मीटर होगा, दैट इज 15 × 10 पर -2 मीटर हो गया, ठीक है। सो दिस वुड बी 15 × 10 पर -2 का होल स्क्वायर। सो E विल बी 9 × 10 पर 9 इंटू 3, मैं 3.2 को 32 बना देता हूं, तो मेरा 0.2 यहां पर गया तो 10 पर -8 हो जाएगा, इंटू 10 पर -8, मैंने 0 लिया है ना, तो 10 पर -8 और कम वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड बाई 15 स्क्वायर, यानी कि 15 × 15 इंटू 10 पर -2 का स्क्वायर होता है 10 पर -4, ठीक है। मैंने सारे डेसिमल्स मेरे इक्वेशन से निकाल दिए हैं। अब मुझे पता है कि 3 × 3 = 9 होता है, 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 1 = 3 होता है, 3 × 5 = 15 होता है। मेरे पास आ गई है 32 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, 32 डिवाइड बाई 25 आ गया, 5 × 5 25, 32 ऊपर, इंटू पावर सॉल्व करते हैं, 10 पर -4, 10 पर -8 कटेगा, 10 पर -4 बचेगा, 10 पर -4, 10 पर 9, 10 पावर 5 बचेगी यहाँ पर। सो 32 डिवाइड 25, यानी कि 25 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 7 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, है ना, 2 टाइम्स 50, फिर 20 बचेगा, तो 1.24 जाएगा ना, फिर नहीं 8 जाएगा, 1.28 हो जाएगा ना, कि हाँ 70 बचेगा, पहले आप काटोगे तो 7 बचेगा, फिर 0 डालोगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 20 बचेगा, तो फिर 8 गुना जाएगा, तो 1.28 × 10 पर 5 आपके सामने E की वैल्यू न्यूटन्स पर कूलम आनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में है 1.28 × 10 पर 5 कूलम्स, देख लो, अरे बाप रे, सबकी वैल्यू 1.28 है, और सिर्फ पावर्स में खेल रहे हैं, देख लो, सिर्फ पावर्स में खेल रहे हैं, यानी कि अगर आपका छोटा सा, मेरी जैसे आपका छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है ना, तब भी आप परेशानी बच सकते हो। तो यहां पर मेरा ऑप्शन डी आ रहा है, आप एक बार कैलकुलेट करो, मुझे अपने कैलकुलेशन में भरोसा नहीं है, आप कैलकुलेट कर लो कि आपको डी आ रहा है कि नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बराबर है, कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा, 1.28 × 10 पर 5 न्यूटन पर कूलम जवाब आ जाएगा, ठीक है बेटा, बढ़िया, कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है।
अब आगे बढ़ते हैं और ये आपका बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एनसीईआरटी का सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सवाल है, प्लीज पूरे ध्यान से देखिए। तो एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी कर लेते हैं, आ जाओ। सवाल क्या है? अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। ठीक है, तो देयर इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर एक अननोन चार्ज है, उसका रेडियस में लिख भी नहीं रहा। कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस से मतलब नहीं है हमें, गॉसियन सरफेस के रेडियस से मतलब है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, हाँ ये मुद्दा है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर, यानी कि गॉसियन सरफेस मैंने बनाई है 20 सेंटीमीटर के ऊपर बनाने के लिए बोला जा रहा है आपके सवाल में। ठीक है, इस 1.5 टू 10 पर 3, तो यहां पर बताया जा रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 1.5 इंटू 10 पर 3 इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन्स पर कूलम। सही है, ठीक है। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, अच्छा पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड है, ये बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ है, इंडिकेटिंग कि आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ई दे दिया तो क्यू की वैल्यू निकालनी है आपको, बहुत वही सेम कहानी, वही सेम कहानी, कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे। सो ई विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू निकालनी, सो क्यू विल बी के ई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई के। सो क्यू विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मेरी भाई, 1.5 टू 10 पर 3, 1.5 इंटू 10 पर 3, मेरी आर वहां पर सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.2 आएगा, है ना, 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई के कितनी होती है 9 टू 10 पर 9, है ना। अगर मैं 20 को मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 0.2 बचता है, 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर है। ओके, सो क्यू की वैल्यू और कितनी आ जाएगी, 1.5 मेरे ख्याल से 9 को काटेगा, है ना, कितने में काटेगा, 2 4 6 में काटेगा, तो एक में 6 में काटेगा, 15 6 90 होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 10 पर 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 पावर 9, ये होगी मेरी वैल्यू। सो Q विल बी इक्वल टू, अगर मैं ऊपर का डेसिमल निकाल देता हूं तो 4 इंटू 10 पावर 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर बेसिकली 40 कर सकता हूँ ना, हाँ 40 कर सकता हूँ मैं, तो 40 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 पावर -9 पे चल रहा है केस, ये 10 पावर 9 ऊपर गया तो 10 पावर -9 आ गया, ये 3 जीरोस मैंने यहाँ पर दे दी, तो 0.04 इंटू 1000 होता है आपका 40, तो 40 बाई 6 हो गया, 40 बाई 6 आई थिंक इट इज बेसिकली 6 6 36, 6.67 इंटू 10 पावर -9 होना चाहिए कूलम्स, या तो फिर आपको 6.67 नैनो कूलम्स लिख सकते हो आप। ठीक है, 10 पर -9 बेसिकली नैनो होता है, जैसे 10 पर -3 मिली होती है, 10 पर -6 माइक्रो होता है, 10 पर -9 नैनो होता है। तो 10 पर -9 लिख के छोड़ दो, या तो 6.7 नैनो कूलम करके अब लिख के छोड़ दो, ये आपकी जवाब होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली 1.20 का। मेरे को लग नहीं रहा कि मैंने कोई कैलकुलेशन गलती की है, बट आप देख लेना, है ना। जैसे मैंने कहता हूं भाई आराम से चिल कर रहा है एकदम, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, किसी से भी हो सकते हैं, मुझसे भी हो सकते हैं, ठीक है, बराबर है। चलो बहुत ईजी सवाल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी, दैट इज 1.21 एंड दैट इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? A uniformly charged conducting sphere of 2.4 diameter, फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टिंग स्फीयर का क्या रेडियस है फर्क नहीं पड़ता, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हुई ना कुछ इंटरेस्टिंग बात। क्या सर इसमें इंटरेस्टिंग? परेशान तो हमें कर रहा है, आपको क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? है येलो चूज करता हूं, ब्लैक आया था यार, जिंदगी एकदम काली पड़ गई। ठीक है, तो आपका यहां पर बताया नहीं जा रहा कि चार्ज कितना है, बोला जा रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या बोला जा रहा है भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई? सिग्मा होती है, याद है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेशन है हमारा, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ देखो, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो अभी के अभी। तो उसमें हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, यानी चार्ज अपॉन एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, बात खत्म। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू दी गई है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 80 इंटू 10 पर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब आगे फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। ये तो बहुत इजी है यार, बहुत इजी बन गया। सर चार्ज कैसे निकालेंगे? भाई सिग्मा तो दिया हुआ है ना आपको, तो अगर आपको सिग्मा दिया हुआ है Q अपॉन A, सो Q क्या होती है? सिग्मा इंटू A। सिग्मा क्या बोला गया आपको? वैल्यू कितनी है? 80 इंटू 10 पर -6, 80 इंटू 10 पर -6 आपकी सिग्मा है। और एरिया क्या? एरिया इज बेसिकली योर कंडक्टिंग स्फीयर का एरिया ना, विच इज अ स्फीयर, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 3.14 इंटू आर कितनी है? रेडियस आपको, हाँ यहाँ पर रेडियस से मतलब बनेगा हमें
2.4 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, आधी ऑफ डायमीटर। सो 1.2 मीटर का स्क्वायर। देखो यार कैलकुलेशन करते वक्त ये फॉर्मूलास में आर स्क्वायर लिखना मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। फॉर्मूला हम लिख देते हैं, फिर ये आर स्क्वायर लेना भूल जाते हैं, मैं भी बहुत बार करता हूँ, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये गलती आप मत करना, आपसे मुझे ज्यादा उम्मीद है, ठीक है। अब 80 इंटू 4 हो जाता है 320 इंटू 10 पर -6 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1.44, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 314 इंटू 144 कर देते हैं यहाँ पर। 314 इंटू 144 क्या आता है, 4 4 16, 1 4 1 4 5 4 3 12 और सेम 6 5 2 1 0 0, तो 4 1 3, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी 6 11 1 3 8 8 12 1 2 4 5 और ये 4, तो 45216 मेरी वैल्यू आ गई। और कितने भाई डॉट्स, 4 डेसिमल्स है, तो है ना 1 2 3 4, तो 4.5216 है। मैं उसको 4.52 अज्यूम कर लेता हूं। 320 इंटू 4.52 मैंने अज्यूम कर लिया इंटू 10 पर -6। अब देखते हैं मेरी आखिरी वैल्यू कितनी है। बेसिकली इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरा प्रॉपर डेसिमल वैल्यू निकालूं आपके लिए, ठीक है। तो मैं पूरा प्रॉपर कर लेता हूं। यहाँ पर मैं यहाँ पर राउंड ऑफ कर देता, लेकिन यहाँ पर राउंड ऑफ करे बिना मैं वैल्यू निकालता हूं। तो इसको मैं 32 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 2 12 1 2 1 3 3, हाँ 2 2 4 5 2 10 1 4 2 8 9, ठीक है। फिर मैंने 0 लगाया, 6 3 18 1 कैरी, 3 1 3 4 3 2 6 5 3 15 1 कैरी, 4 3 12 13, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 2 और एक 0 मैं ऑलरेडी लगा रहा हूं क्योंकि मैंने 32 से मल्टीप्लाई किया, 320 है यहाँ पर, तो एक 0 मैंने ऑलरेडी लगा दिया वहां पे, ठीक है। 2 ये 11 1 8 9 6 और ये 14 1 4 1, ठीक है। अब कितने डेसिमल है भाई, 2 डेसिमल है हमारे, ठीक है, 2 डेसिमल है, तो ये लो 2 डेसिमल। तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 144,691.20 इंटू 10 पर -6। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरे लिए 4 डेसिमल आनी चाहिए, है ना। मैंने इससे मल्टीप्लाई की है 4.52 से नहीं, तो यहाँ पर डेसिमल का जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगा, है ना। मैंने 4 डेसिमल से मल्टीप्लाई की हुई है, तो 4 डेसिमल यहाँ पर कितने आएंगे, 1 2 3 4, तो 144, हाँ यहाँ पे आएगा 1446912 इंटू 10 पर -6। यहां पर और निकाल दो यार, 1 कर दूं, 1.45 इंटू 10 पर -3 कूलम्स या 1.45 मिली कूलम, सेम बात, चार्ज निकाल देना। मजा आ रहा है सॉल्व करते हुए, चलो बहुत बढ़िया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, ये तो हमारा ए पार्ट था, दिस वाज आवर ए पार्ट। अब बी पार्ट क्या है, ये तो हमारा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन साइड में करते हैं, ठीक, कैलकुलेशन मिटा देते हैं। कर लिया आपने, मुझसे बेटर कैलकुलेशन करना, आपको मेरी तरह गलती नहीं करनी है, ठीक है। बी, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वो तो बहुत ईजी है। तो बी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है आपको, 1.45 इंटू 10 पर -3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.854 इंटू 10 पर -12। ये मेरा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, जो कैलकुलेट करके आपको मिलेगी वो वैल्यू लिख देना, दैट्स इट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू निकाल दिया, एप्सिलॉन निकाल दिया, तो जनरल प्रोग्रेशन है तो, है ना। तो कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म, ठीक है। कर लोगे ना कैलकुलेट, वैल्यू निकाल दोगे ना, ठीक है, बढ़िया। तो 1.21 भी हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अरे अरे ये देखो यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी स्फेरिकल शेल से, उसका डेरिवेशन कर लिया हमने। इनसाइड द शेल 0 है, आउटसाइड द शेल KQ अपॉन R स्क्वायर है। उससे रिलेटेड जैसे भी सवाल आपको आते हैं नीट में, ग्राफ के बेसिस में, आपके एनसीईआरटी के, सब कुछ हमने कर लिया। तो एक बार तो भाई अपने लिए बल्ले बल्ले कर दो, बहुत बढ़िया। अगर आपको भी ऐसे ही नीट के पीवाईक्यूज, फोडू पीवाईक्यूज करने हैं, तो भाई हमारे वेदांतु के नीट के तत्व बुक को जरूर डाउनलोड करेगा। उस नीट के तत्व बुक में आपको सारे पीवाईक्यूज भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे हमारे हर एक कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे समरीज विद प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स। इतना बेहतरीन बुक है आपका नीट का तत्व वेदांतों का, इतना प्यारा बुक है कि भाई साहब आपको प्यार हो जाएगा। मुझे आज भी ईमेल आया था हमारे एक स्टूडेंट से कि सर नीट के तत्व बुक की तो भाई स्वाद आ गया, तो चेकआउट करेगा। और उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल भी है, यानी कि लेवल 1 भी है, लेवल 2 भी है, लेवल 3 भी है, लेवल 4 भी है, अचीवर सेक्शन भी है उसमें। तो प्लीज डू नॉट मिस इट आउट बेटा। जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए,
आप चाहो तो 12th का पूरे साल का पीसीबी के बुक्स डाउनलोड कर सकते हो मेरे दिए हुए नीचे लिंक में, और पूरे 12th ग्रेड का सारे बुक्स को मिलाकर मेरे ख्याल से समवेयर अबाउट 2000 रुपए आते हैं आफ्टर माई कूपन कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नीट के पीवाईक्यूज चाहिए विद सॉल्यूशंस एंड आंसर कीज, उसका भी डिफरेंट लिंक है वहां पे सिर्फ नीट पीवाईक्यू का। लेकिन आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्रॉपर समरी चाहिए कॉन्सेप्ट का, पॉइंट टू पॉइंट एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सोल्यूशन चाहिए हर एक सवाल का, और ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज के आपको सवाल चाहिए, तो फिर आपको नीट तत्व लेना पड़ेगा। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कूपन कोड का भी, कूपन कोड क्या है मेरा वो भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ अभी के अभी ले जाओ, क्योंकि इतने कम प्राइस पे आपको इससे बेहतरीन बुक बिल्कुल नहीं मिलेगी। ट्रस्ट भी बनाए से आपको मजा आ जाएगा, लेकर देखो। ठीक है, चलो अब बारी आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू लर्न, वेरी वेरी इजी, मजा आ जाएगा। कर ले, चले, चलो आओ, सबका ध्यान यहां पर। ठीक है, हमेशा बोलता हूं सबका ध्यान यहां पर, होपफुली आपका ध्यान यहां पर है, नहीं है तो बहुत मार खाओगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से एक प्लेन शीट बना देते हैं, जैसे हमने शुरुआत में बनाया था वैसे एग्जैक्टली सेम। तो अब मैं जो सवाल पूछूंगा सबका जवाब मुझे चैट में चाहिए, कमेंट्स में चाहिए। एक प्लेन शीट जब होती है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या बनाते हैं बेटा हम? ये इन्फिनाइटली लॉन्ग प्लेन, लार्ज प्लेन शीट है, मतलब चारों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा रही है, चारों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा रही है वो। तो जल्दी से मुझे सोचकर बताओ कि आपका जो ये प्लेन शीट है, जो मान लो कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपको जो ये प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट को मैं क्या बनाऊंगा? गॉसियन सरफेस कैसे बनाऊंगा? यस, यू गाइस गॉट इट राइट। आई विल मेक अ सिलेंडर और आई कैन मेक अ क्यूब, है ना, जैसे भी क्यूबॉइड बना सकते हो आप, या तो एक सिलेंडर बना सकते हो। मैंने बना दिया था शुरुआत में, बता देता मैंने आपको ये चीज है कि नहीं। और यहां पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर ये है कि मुझे यहां पे ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर ये सरफेस है तो मेरा जो प्लेन शीट है वो क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन में, सॉरी जेड वाई प्लेन में। ठीक है, जेड वाई प्लेन माने के ये हमारा प्लेन है एक्स वाई जेड, मेरे जेड वाई प्लेन में आपका ये शीट है। तो मेरा सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा, सारा का सारा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये अज्यूम कर रहे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ आ रही है, मान लो यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर लिया, और उस एरिया का नाम क्या होगा? डीएस वेक्टर, है ना। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है मेरा डीएस वेक्टर, जो मेरा एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो डीएस वेक्टर इस डायरेक्शन में, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। लेकिन ये कौन से साइड पे है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये लेफ्ट साइड पे, तो मैंने लेफ्ट लिख दिया। ठीक है, और वहीं यहां पर जो राइट साइड मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो मेरे इस सरफेस पे पड़ रही है, और यहां पर अगर मैंने एक सरफेस अज्यूम किया छोटा सा तो उसका नाम होगा डीएस वेक्टर, लेकिन वो राइट हैंड साइड जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जो जा रही है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव है, डीएस वेक्टर भी नेगेटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ना, तो दोनों नेगेटिव है। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तो मेरी फॉर्मूला क्या होगी? माइनस ई वेक्टर इंटू माइनस डीएस वेक्टर, उसका इंटीग्रेशन होगा क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस है ना, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी, और ई वेक्टर बाहर आ जाएगा, तो ई वेक्टर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज फिगर डीएस वेक्टर बन गया। ठीक है, तो ये मेरी हो गई 5 लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। वही चीज मैं यहां पर करूंगा, यहां पर डीएस वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डीएस वेक्टर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। यहां पर अगर मैं अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो सेम मेरा आएगा ई वेक्टर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर, सेम आएगा। एरिया तो सेम है, मैंने अज्यूम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। चलो अब एक और जगह मुझे एरिया लेना है, और वो है एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। जो आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें वहां पर कहीं पे मैं यहां पर एक सरफेस लेना चाहता हूं। तो ये मेरा था सरफेस नंबर 1, ये मेरा था सरफेस नंबर 2, ये मेरा है सरफेस नंबर 3। अब यहां पर जब मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डीएस वेक्टर ऐसे रहेगा, लेकिन मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाती है। सो सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, माई कॉस 90 वुड बी 0। सो माई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द थर्ड सरफेस शुड बी 0। ठीक है, तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के अक्रॉस जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रही है वो 0 है।
मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फ्लैट सरफेस से आ रही है, एक फाई लेफ्ट और एक फाई राइट। बस कहानी होती है खत्म, कहानी होती है खत्म। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to phi net, phi 1 plus phi 2 from the second surface from phi 3, और phi 1 क्या है, towards the left, phi towards the right, और phi 3 तो 0 हो गया कर्व सरफेस एरिया वाला, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू phi लेफ्ट क्या है भाई, क्या निकाली आपने, E वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds प्लस E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ES प्लस ES, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद। तो ES प्लस ES क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2ES। ये हमारा था पहला पॉइंट, और मैंने क्या बोलता, डेरिवेशन एकदम सेम होगा, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन के बेसिस में था। अब क्या लिखोगे आप, फ्रॉम गॉस लॉ, एग्जैक्टली सेम चीज जो हमने पिछली बार किया। फ्रॉम गॉस लॉ हम जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन। आपको पता है क्या करना है, आपको बस इक्वेट करनी है ना। सो इक्वेटिंग 1 and 2, what do you get, दोनों फाइनाइट है, 2ES is equal to Q by एप्सिलॉन नॉट। E को यहीं रखो, बाकी को नीचे ला दो, सो Q 2S एप्सिलॉन नॉट। Q by S क्या होता है, Q by S आपने पिछले सवाल में किया था सॉल्व, Q by S यानी कि Q by एरिया इज सिग्मा विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज दैट, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म, योर डेरिवेशन ओवर, योर डेरिवेशन इज ओवर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अ प्लेन शीट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज भी आ जाता है, एरिया भी आ जाता है। अब वो एरिया चाहे वो आपका सिलेंडर का हो या चाहे वो एक क्यूबॉइड का हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हियर E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। इस फॉर्मूला में R है ही नहीं, और क्योंकि इसमें R नहीं है, अगर मैं इस डेरिवेशन का, इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाऊंगा E और R के बीच में, माई E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, तो R के बेसिस में मेरा E कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा ही नहीं, कांस्टेंट है ना, R के बेसिस इंडिपेंडेंट है, तो R में कुछ भी हो मेरे E को फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहेगी। कर लो नोट डाउन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, हमने सॉल्व कर लिया इसको, बहुत ही प्यारा। देखा, देखो यहां से यहां तक बेसिकली आपका इक्वेशन सेम है, आपका मेथड सेम है। आपको लिखना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी फ्लक्स फॉर्मूला, जो ये आपका EDS, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गॉस लॉ, लिख दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, वही करना है भाई, सब जगह यही करना है। हो गई बात खत्म, बढ़िया। मैंने बोला था 45 मिनट्स हो जाएगा, 60 मिनट्स हो गए, अब भी सेशन बचा हुआ है, और हाँ अभिषेक सर के सेशन में स्वागत है आपका, ठीक है, बढ़िया। लेकिन भाई एकदम डिटेल में समझा रहा हूं मैं, सारी चीजें एकदम डिटेल में समझा रहा हूं। चलो अब ये आ गया आपका सरप्राइज, ठीक है। अब यहां पर आपका आ गया सरप्राइज। आपको हमारे जो मैंने बताया था ना इस सेशन की शुरुआत में कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, देखो यहाँ पर, ठीक है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, जो अभी हमने किया, उसके बाद एक सरप्राइज होगी। अब वो सरप्राइज मैं आपको करवाने वाला हूं यहाँ पर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस और नीट के लिए। नीट में इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और इसके बाद जो आपका चैप्टर में कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आएगा, कैपेसिटर में एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पर सब लोग ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि आपका ये वाले टॉपिक और पिछले टॉपिक में डिफरेंस क्या है। यहां पर तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट हो गया, ठीक है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ओ अच्छा ये डिफरेंस है, यहां पर 2 है, 2 इन्फिनिटली लार्ज, और यहां पर सिर्फ एक था एन इन्फिनिटली चार्ज। तो ये डिफरेंस है इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में। मान लो अगर आपके सामने 2 प्लेन शीट है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है,
इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो आप आराम से फोड़ दोगे, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट दो है। एक, मान लो कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज, आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, और यहां पर आपके सामने वैसे ही दूसरा प्लेन है। इसको ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सवाल आते हैं। अब ये जो प्लेन शीट है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये जो प्लेन शीट है इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यू हैव लाइक चार्जेस ऑन बोथ द प्लेन शीट। अब आपको सवाल कैसे आते हैं बोर्ड्स में और नीट में, आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इसको मैं बोल देता हूं 1, इसको मैं बोल देता हूं 2। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए 1 के पहले, 1 और 2 के बीच में और 2 के बाद, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताइए, ठीक है। तो दिमाग लगाते हैं, चलो दिमाग लगाओ यहां पर। अगर मान लो 1 के पहले यहां पर मैंने मान लिया पॉइंट नंबर ए, ठीक है। अब पॉइंट नंबर ए में ये मैंने एक चार्ज रख दिया। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालता हूं, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूं ना, तो मैंने यहां पर मान लो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होती है, छोटी सी वैल्यू होती है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज होती है। तो इस पॉइंट पर जब मैंने चार्ज को रखा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो मेरा पहला प्लेन शीट है उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसे धकेलेगा, लाइक चार्जेस विल रिपल ईच अदर, तो ये धकेलेगा। तो मेरा E1, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फर्स्ट प्लेन विल बी E1 इन दिस डायरेक्शन। और ये मेरा क्या भाई, ये मेरा 2 है, सेकंड प्लेन, और ये भी पॉजिटिव चार्जेस का है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए पे आएगी वो भी इसे खींचेगा इस तरह। तो इसे लंबा बना दिया मैंने, लंबा नहीं बनाना चाहिए था मुझे एक्चुअली इसे छोटा बनाना चाहिए। हाँ, E2 छोटा होगा। क्यों होगा E2 छोटा? क्योंकि वो दूर है ना, ए से ज्यादा दूर है ना, ठीक है। तो अब देखो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में दोनों एड अप हो गए, दोनों चार्जेस एड अप हो गए, E1 प्लस E2 एक साथ हो गए। अब प्लेन शीट की वजह से E कितना होता है, हमने निकाला भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखोगे डिनोमिनेटर यहां पर सेम है, तो योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वुड बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नोट डाउन कर लो, बन गया प्यारा सा नन्हा सा बना सा। सो बिफोर दी 1 ये वैल्यू आ गई। आफ्टर 2 करें कि पहले सेंटर वाले में करना, आफ्टर 2 करते हैं। आफ्टर 2 तो इससे भी एकदम सेम रहेगी, आफ्टर 2 भी, इससे मैं पहले कर लेता हूं। तो ए यहां पर हमारा बी होगा और यहां पर हमारा सी है, तो सी पे ध्यान दो। इस प्लेन के वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसको मैंने कह दिया E2। इस प्लेन के वजह से अगेन रिपल होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर E1 का एरो छोटा होगा E2 से, क्योंकि E1 अब C से ज्यादा दूर है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी ना। अगेन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगेन E1 प्लस E2 होगा, E1 प्लस E2। सो यार इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन, तो दोनों प्लेन शीट्स के बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाहर भी, इसके साइड में, सेम टू सेम, सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है सेंटर में क्या हो रहा है। सेंटर में जो हो रहा है ना वो बहुत मजेदार चीज है। अब यहां पर ही मैंने एक टेस्ट चार्ज रख लिया Q। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, तो E1 मेरा इस डायरेक्शन में होगा। अब इस टेस्ट चार्ज को मेरा ये प्लेन शीट वाला भी रिपल करेगा, तो E2 इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर जाकर E1 और E2 एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और आपका ये जो चार्ज है वो इन दोनों के मिड पॉइंट पर है, सेंटर पर रखा है ना इसके, तो मिड पॉइंट पर है। तो आप देखोगे बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी E1 माइनस E2, 0। So the net electric field inside two plane sheets is equal to 0 for like charges। जब आपके दोनों जगहों पर like चार्जेस होंगे तब ऐसा हो, तभी और तब ऐसा हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में अभी डाउट चल रहा होगा, सर व्हाट अबाउट अनलाइक चार्जेस।
अगर मान लीजिए अनलाइक चार्जेस है तो फिर क्या सर? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो अभी यहां पर जगह छोड़ा है ना बेटा, करते हैं यहां पर। आ जाओ, सब लोग यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। पहला प्लेन शीट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, दूसरा प्लेन शीट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाना है क्या? चलो बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। दूसरा नेगेटिव चार्ज अनलाइक चार्जेस के लिए। अब यहां पर कहानी थोड़ी उल्टी हो जाएगी, कहानी आराम से बदल ही जाएगी। ये पॉइंट है मेरा ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एज यूजुअल। ए पे अगर मैं 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नापूंगा तो रिपल करेगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगी E1। लेकिन ये 2 तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना, तो 1 पे जो मेरी पॉजिटिव चार्ज होगी उसको अट्रैक्ट करेगी, E2 इस डायरेक्शन में होगा। तो आउटसाइड यहां पर E1 E2 बीइंग द सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दूसरा सेम यहां पर, सेम केस यहां पर होगा। इस 1 के वजह से यहां पर रिपल होगा E1, 2 के वजह से अट्रैक्ट होगा E2, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू 0। तो आउटसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब इनसाइड में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इस यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपल करेगा, और यहां पर ये जो मेरा ये तो ये हो गया मेरा E1, और यहां पर जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो इसे अट्रैक्ट करेगा, तो E2 भी सेम डायरेक्शन में होगी। यहां पर क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2। सो योर आंसर वुड बी अगेन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर अनलाइक चार्जेस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बेसिस पे हम कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, आपको मजा आएगा इसमें बहुत। ठीक है, तो क्लियर हो गया एकदम, सबको क्लियर हो गया? फॉर लाइक चार्जेस क्या होती है, फॉर अनलाइक चार्जेस क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट याद रखना है, बाकी सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहां पर आपके सामने दिख रहा है कि एनसीईआरटी का एक बहुत ही प्यारा सवाल है 1.23, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो करते हैं एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी, आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs. बोल दिया, ठीक है। तो यहां पर टू एक और यहां पर दूसरा, ओके, पैरेलल है, और बताया जा रहा है कि भाई दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑफ ऑपोजिट साइन। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब यहां पर आपका प्लस सिग्मा मान लीजिए और यहां पर माइनस सिग्मा, यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहां पर नेगेटिव चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब यही होता है ना कि भाई चार्जेस वहां उस सरफेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। और बोला जा रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी दी जा रही है आपको, सिग्मा इज इक्वल टू 17 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू भी दे दी गई है। व्हाट इज ई निकालना है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट मतलब यहां पर पॉइंट ए मान लीजिए, ठीक है, एंड इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट यानी कि पॉइंट बी यहां पर मान लीजिए, एंड बिटवीन द प्लेट्स तो पॉइंट सी यहां पर मान लीजिए। हम जानते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी में 0 होगा, है ना, ये अनलाइक चार्जेस है यहां पर, तो ए और बी में तो 0 हो जाएगा। सी सिर्फ इनसाइड में आपका चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर मैं देखता हूं ए एंड बी विल बी इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमने पिछले वाले में सॉल्व कर दिया। यहाँ पर जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो बाहर दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, सेंटर में हमारे पास वैल्यू होगी, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एट द सेंटर ना सी, पॉइंट सी पे, ठीक है, पॉइंट सी पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 की वैल्यू दी गई है 17 × 10⁻22, तो दैट इज बेसिकली 2 × 17 34 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 × 8.854 × 10⁻12, तो ये 2 से कट जाएगा तो आराम से दोबारा 17 × 10⁻12 और -22 -10 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 8.854 वैल्यू बन गई। डिवाइड कर लो, मेरे ख्याल से तो एक ही बार जाएगा ये 17 8.854 वन जा
8.854, ठीक है। तो इतना हो गया 10 - 4 6, 9 - 5 4, 9 - 8 1, 17 - 8 9, ठीक है। तो 9 पॉइंट तो 2 बार जाएगा क्या? नहीं ना, 16 - 8 8 है, तो 16 - 8 8.146 आएगा। तो अब आपने पॉइंट डाल दिया तो 0 आ गई। तो ये तो मेरे ख्याल से 1.8 टाइम्स आएगी, 1.8 आएगा। सो ये वैल्यू वुड बी 1.8 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। देख लेना, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, कुछ होता है तो आप देख लेना, सही से कैलकुलेट कर लो, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है बेटा, बराबर, बढ़िया, मजा आ गया। चलो, तो इसी के साथ हम आ चुके हमारे आज के आखिरी डेरिवेशन की तरफ, विच इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मतलब अभी तक हमने जो डिफिकल्ट वाले डेरिवेशन थे ना, और जो सवाल थे ना, वो सॉल्व कर लिए। अभी हमारे सामने बहुत लल्लू सा है, बहुत लल्लू सा है। आप बोलोगे सर ये इतना ही था, मैं बोलूंगा हाँ बेटा इतना ही था। तो एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज मान लीजिए पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इसके अक्रॉस मैंने क्या बताया था आपको, कैसा बनेगा गॉसियन सरफेस, आप सिलेंडर बनाओगे। इन्फिनाइटली लॉन्ग है तो फ्लैट सरफेस, जो इसका फ्लैट सरफेस उसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है मुझे, बिल्कुल भी इग्नोर कर दो। अब सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया का मुझे सोचना है। अब प्रोसेस एकदम सेम रहेगा जैसे मैंने बताया था। सबसे पहला प्रोसेस क्या है भाई, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर, है ना। तो मान लो कि इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और यहीं पे मेरा ds वेक्टर बनेगा, ठीक है, ds वेक्टर। सो फाई नेट वुड बी इक्वल टू ई एस। ऑल्सो फ्रॉम गॉस लॉ सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं बदल रहा मैं, सेम टू सेम फ्रॉम गॉसेस लॉ वी ऑल्सो नो दैट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो माई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू वॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब दे सेम प्रोसेस, इक्वेटिंग 1 and 2, अभिषेक से झूठ नहीं बोलते, जो बोला था वही होगा, ठीक है, इक्वेटिंग 1 and 2। सो ई एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई को यहाँ रखो, एस को वहाँ ले जाओ, तो क्यू बाई एस एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर आप चाहो तो इसको भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सरफेस चार्ज है नहीं, तो यहाँ पर सेंस नहीं बनाता सरफेस चार्ज में बदलने का। क्यू बाई एस आपका सरफेस चार्ज बन जाएगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगी, सेंस नहीं बनाता क्योंकि यहाँ पे सरफेस ही नहीं है, यहाँ पर तो आपका प्यारा सा लाइन चार्ज है। तो हाँ, इसको अगर आप लाइन चार्ज डेंसिटी के बेस में लिख सको तो अच्छी होगी। जैसे क्यू बाई एस है, एस क्या है यहाँ पर, एस आपका है सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr_l होती है। अगर मान लीजिए कि भाई इसका जो रेडियस है वो r है और इसका जो लेंथ है वो l है, तो हमारा क्या होता है, s बन जाता है 2πr_l एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इसमें q अपॉन l क्या होता है, q अपॉन l होती है लैम्डा, जो होती है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होती है, q अपॉन l इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके बेसिस में लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर फाइनल फॉर्मूला फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी गाइस, फॉर योर प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चार्ज वायर, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। खत्म हो गया डेरिवेशन, मैंने बोला था इतना ही है भाई। तो अब आप क्या करोगे, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देता हूं। जैसे नॉर्मल ये सवाल आ जाएगी आपको कि भाई लीनियर आप निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इसका, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे लैम्डा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा दिया नहीं है तो q अपॉन l करके निकाल दोगे वैल्यू, तो आप सीधा निकाल दोगे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल देता हूं जो आपकी नीट का है। तो ये सवाल है आपका नीट 2019 का, इसका जवाब मुझे चाहिए। तो जैसे हमने वो 2 प्लेन शीट का डिराइव किया था, वैसे आपको यहां पर 2 पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्जेस करके देखना है। कॉन्सेप्ट एक टू एकदम सिमिलर रहेंगे, तो अब ट्राई आउट करना। होमवर्क का जवाब मुझे चाहिए आपके कमेंट सेक्शन में, होमवर्क की जय जयकार हो जानी चाहिए। 2019 का नीट का पीवाईक्यू है, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन में यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। बिफोर वी एंड टुडे सेशन, मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं यहां पर कि आज हमने क्या क्या किया। बहुत ही प्यारे से हमने आज क्या जरूरत है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की, क्वेश्चन सरफेस बनाते वक्त 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है, और किस पॉइंट के लिए, लाइन के लिए और सरफेस के लिए कैसा बनना चाहिए क्वेश्चन सरफेस, हमने डिस्कस किया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल आउटसाइड इनसाइड डिस्कस किया। जो वैल्यू हमें आई थी, क्या वैल्यू आई हमारे आज, हमें वैल्यू आई
इनसाइड आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनसाइड आपकी वैल्यू हो जाती है 0। फिर हमने देखा कि आउटसाइड क्या वैल्यू आती है, आउटसाइड हमने सीखा कि वैल्यू आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, ये हमने सीख लिया। फिर हमने फोडू नीट पीवाईक्यूज किए, एनसीईआरटी की ऐसी की तैसी की। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज प्लेन शीट हमने सीखा, है ना, प्लेन शीट सरफेस चार्ज डेंसिटी सीखा। उसमें हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। फिर हमने देखा कि भाई दो प्लेन शीट होंगे, सरप्राइज में दो प्लेन शीट होंगे तो क्या करना है, उसमें हमने देखा कि लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, लाइक चार्जेस में आपका सिर्फ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनसाइड 0 होगा, इनसाइड 0 होगा। और आउटसाइड में क्या वैल्यू होगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और वैसे ही अनलाइक चार्जेस में क्या देखा हमने, अनलाइक चार्जेस में हमने देखा कि आपका आउटसाइड 0 होगा और इनसाइड में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर एंड में फिर हमने एनसीईआरटी की ऐसी तैसी दोबारा की, है ना, हमने एक बहुत अच्छा सवाल किया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज निकाला हमने, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। फिर एंड में मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया है जो आप मुझे सवाल सॉल्व करके बताओगे, ठीक है बेटा। इसी के साथ आपका सेशन यहीं पे खत्म। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आपको यूट्यूब पर इससे डिटेल्ड वीडियो, इससे इन डेप्थ वीडियो, इतने सारे सवाल कहीं पे नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ कर देख लेना। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट बच्चा कि वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ। देखते आए कि 12th वाले बच्चे 11th वाले बच्चों के कंपैरिजन में कम शेयर कर रहे हैं हमारे वीडियो, प्लीज शेयर जरूर करेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोट्स के लिंक्स में से ये पूरा नोट्स डाउनलोड भी कर लीजिएगा फॉर एब्सोल्युटली फ्री। इसके पहले के सारे सेशन के नोट्स भी है, प्लेलिस्ट का लिंक भी है, चेकआउट जरूर करना। और तत्व बुक के बारे में प्लीज सोचना और ले लेना आज के आज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।